वेलकम टू आलोक क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं। उसमें हम थर्मोकेमिस्ट्री उसी का पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। मैंने यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री करके अलग से टॉपिक बना दिया है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा थर्मोकेमिस्ट्री। समझ गए ना? तो पहले तो आप लोग ये बताइए, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? अच्छे से पढ़ते जाइए, अच्छे से नॉलेज को गेन करते जाइए, क्योंकि यही नॉलेज आपको आगे सक्सेस की ओर ले जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि थर्मोकेमिस्ट्री होती क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे ये नोट किया है, आप लोग इसको अगर पेन कापी लेके बैठे हो तो इसको नोट कर लीजिए। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो मैं आपको बताता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स मैंने लिखा क्या है। इसमें क्या लिखा है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये क्या कहता है? थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है जिसमें अगर एक रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन में एनर्जी कैसे चेंज करेगी, कैसे एक्सचेंज करेगी, ये सब किस में आता है? थर्मोकेमिस्ट्री में आता है, ठीक। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हमने आप लोग पढ़े होंगे कि हीट के बेसिस पे रिएक्शन दो टाइप में बांटा गया है। पहला क्या होता है? इंडोथर्मिक होता है। दूसरा क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है, ठीक। तो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में या कहीं से भी इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जानते होंगे। बस मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताऊँगा उसके बारे में कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। वैसे 12th वाले जो होंगे वो केमिकल काइनेटिक्स में इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, और जो नहीं जानते हो बस थोड़ा सा जितना मैं बताऊंगा उतना जान लें, उतना उनके लिए सफिशियंट है, ठीक। अगर और अच्छे से जानना हो तो जब मैं केमिकल काइनेटिक्स बनाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। बस मैं यहाँ से थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि ये रिएक्शन का टाइप है हीट के बेसिस पे, तो बता रहा हूँ क्या इंडोथर्मिक। देखिए पहले इंडोथर्मिक होता क्या है। इंडोथर्मिक आपने ये बताया होगा कि वो रिएक्शन, वो मतलब आप लोग ये जानते होंगे कि वह रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करे, मतलब कि वो रिएक्शन तभी होगी जब हीट हम उस पर सप्लाई करें, ठीक। तो वो क्या होती है? इंडोथर्मिक। समझ गए ना? तो आप लोग इतना ही जानते होंगे कि जो रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब करे रिएक्शन होने के लिए, वो इंडोथर्मिक होती है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। और एक्सोथर्मिक क्या होता है? जो एनर्जी रिलीज करे वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है, ठीक। तो मैं यहाँ ग्राफ बनाया हूँ किसका? इंडोथर्मिक का। देखिए ये एंथैल्पी एक प्रकार इसको एनर्जी भी कह सकते हैं, और ये स्टेट ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या है? देखिए रिएक्टेंट है ये, और ये प्रोडक्ट है। तो देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी इसमें कम है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है। इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है इसको क्या कहते हैं? डेल्टा एच। डेल्टा एच को हम कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा एच प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। ये ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे बनाया गया है। तो सिंपली आप लोग ये जानिएगा कि इंडोथर्मिक क्या होता है? रिएक्टेंट की एनर्जी लेस होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है। जिसकी एनर्जी लेस होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी हाई होती है वो मतलब कम स्टेबल होता है, ठीक। तो यहाँ पे इंडोथर्मिक में क्या होगा? रिएक्टेंट क्या होगा? मोर स्टेबल होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक। तो देखिए मैंने कुछ लिखा है इसके बारे में। द रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट इज कॉल्ड एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने वही बताया कि वह रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करे उसको क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक। देखिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट साइड क्या मैंने एक किलोजूल हीट दे दिया है। तो देखिए ये रिएक्टेंट साइड हीट लग रही है, तो अगर ऐसे लिखा हो तो वो क्या होगी? इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो x किलोजूल हीट है इसको हम प्रोडक्ट साइड माइनस करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर जहाँ भी रिएक्शन ऐसे लिखा हो वो क्या होती है? इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक। देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या है? डिसोसिएशन रिएक्शन। जहाँ भी आपको डिसोसिएशन रिएक्शन दिख जाए वो क्या होगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब देखिए दूसरा क्या है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन तो आप लोग जानते होंगे, ये 10th क्लास में है, कंपटीशन में बायो वाले जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो अगर जिसको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ना आती हो वो किताबों में सर्च कर लेगा। 10th में दिया है, 11th में दिया है, 12th में दिया है।
तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जहाँ होगी वो क्या होगी, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि जब प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तो सनलाइट लेता है तभी वो रिएक्शन होती है। तो आप लोग जब सनलाइट जब प्लांट एब्जॉर्व करेगा तभी फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक। तो मतलब कि वो एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। सब्लिमेशन इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। वेपराइजेशन इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि जब किसी चीज़ को गर्म करोगे, हीट सप्लाई करोगे तभी वो वेपर बन के उड़ेगा ना। तो ये सब क्या होते हैं, हीट को एब्जॉर्व करते हैं। अभी मैं सब्लिमेशन वेपराइजेशन को डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आप लोग इसको चिंता मत करिए, आप लोग को नहीं आता होगा तो ये अभी आ जाएगा, ठीक। अब देखिए मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताता हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। तो मैंने यही बताया कि वह रिएक्शन जो एनर्जी को रिलीज करे वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देखिए मैंने इसका ग्राफ बनाया है, ये एंथैल्पी है, ये स्टेट ऑफ रिएक्शन है एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, प्रोडक्ट की लेस हो गई। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट साइड एनर्जी रिलीज होगी, जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी लेस है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो देखिए क्या लिखा है, द रिएक्शन विच इवॉल्व्स हीट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वह रिएक्शन जो हीट को इवॉल्व करे, मतलब हीट को रिलीज करे, वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे करेंगे, देखिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये x किलो जूल हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल होगा। अब हम अगर इसको इधर लाएं तो ये देखिए R माइनस एक्स किलो जूल ये प्रोडक्ट। तो अगर ऐसे जहाँ लिखा हो तो एक्सोथर्मिक है, ऐसे जहाँ लिखा हो तो इंडोथर्मिक है। आप लोग इसको अच्छे से पहचान जाइए, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ऐसे पहचानने के लिए दे देता है कि कौन सी रिएक्शन इंडोथर्मिक शो कर रही है, कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक शो कर रही है, ठीक। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, कंबस्शन रिएक्शन, किसी चीज़ को जलाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी ना, तो कंबस्शन रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, समझ गए ना, जैसे एसिड बेस जब मतलब कि न्यूट्रलाइज करते हैं, साल्ट बनता है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। फॉर्मेशन रिएक्शन, अभी मैं आपको इसका फार्मूला अच्छे से इसको समझाऊंगा तो आप लोग इसको आपको अच्छे से आने लगेगा, ठीक। तो देखिए एक बेसिक सा मैंने बताया था कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए हमने अभी जो पढ़ा उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, इसको आप लोग ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके थोड़ा ट्राई करिए कि आप लोग देखिए इसको कर सकते हैं कि नहीं, ठीक। तो देखिए मैं इसको करने जा रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है हमारा पहला क्वेश्चन, एन इंडोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच, इंडोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच मतलब कि इंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है जिसमें क्या, ये चारों में से बताना है ऑप्शन में कि इंडोथर्मिक रिएक्शन को कौन सही से डिफाइन करना है, ठीक। तो देखिए पहला क्या है, हीट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता था इंडोथर्मिक रिएक्शन में, क्या यही होता था कि हीट जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती थी, ये नहीं होता था ना। चलिए एक ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है, हीट इज एब्जॉर्ब, क्या हीट एब्जॉर्ब होती थी इंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो हमने इंडोथर्मिक क्या बताया था कि रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, तो क्या होता था, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो इसको पढ़ना नहीं है लेकिन फिर पढ़ लेते हैं। हीट इज इवोल्ड क्या होता था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, ये नहीं, हमारा क्या होता था, हीट इज एब्जॉर्ब। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अब देखिए हम ये वाला कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ हीट ऑफ रिएक्शन ए, हीट ऑफ रिएक्शन क्या दिया है, ये वाला, इस हीट ऑफ मतलब कि इस रिएक्शन का मतलब हीट क्या है, -50 किलो जूल। तो इस रिएक्शन के क्या होगा, मतलब 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो इसका हीट ऑफ रिएक्शन होगा क्या, -50 किलो जूल, -25 किलो जूल, -100 किलो जूल, +100 किलो जूल। तो आप क्या करेंगे, जब इस रिएक्शन में -50 किलो जूल है, इसी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो हम 2 से -50 किलो जूल में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, -100 किलो जूल। इसमें क्या होता है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस अगर आप लोग पढ़े हो तो आप लोग तुरंत इसको टिक कर देंगे, ठीक। आप लोग इसको नोट करिए फिर आगे बताते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं क्या,
हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आर डेल्टा एच आर। हीट ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, या डेल्टा एच आर जहाँ लिखा हो आप लोग ये समझिएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं पहले। इट इज डिफाइंड एज द हीट एक्सचेंज इन द गिवन रिएक्शन इन अ गिवन कंडीशन फॉर अ गिवन क्वांटिटी, रिएक्शन मस्ट बी कंप्लीट। तो इसमें क्या करा है, गिवन कंडीशन होना चाहिए, गिवन क्वांटिटी होना चाहिए, और इसमें क्या है, रिएक्शन पहला क्या, रिएक्शन मस्ट कंप्लीट होना चाहिए। रिएक्शन क्या होना चाहिए, मस्ट कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो हीट ऑफ रिएक्शन उसका डिफाइन होगा। ठीक, तो देखिए ये H2 गैस है, ठीक, ये 1/2 O2 गैस है H2। तो देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट है, बैलेंस भी है ना, कंप्लीट मतलब पूरा एकदम बैलेंस होना चाहिए। तो इसका डेल्टा एच आर हम कह सकते हैं, इसका डेल्टा एच आर डिफाइन होगा। ठीक, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइन होगा। ठीक होगा। अब देखिए ये वाला देखिए ये H2 गैस प्लस O2 गैस, ये H2O, देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। ठीक, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इसका डेल्टा एच आर डिफाइन नहीं होगा। ठीक, अब देखिए ये वाला देखिए H2 गैस प्लस O2 गैस H2O2, ये रिएक्शन कंप्लीट है, बैलेंस है, तो इसका डिफाइन होगा। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि हीट ऑफ रिएक्शन एट क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच ना, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी होता था डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा ई होता था। ठीक, तो आप लोग इसको जान जाइए कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा ई। तो आप लोग ऐसे अगर छोटी छोटी टर्म मतलब कि जानते होंगे, या मेरा पिछला वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी, और आप लोग थर्मोकेमिस्ट्री बहुत आसानी से समझेंगे और बहुत अच्छी तरीके से। अभी मैं जो आगे और बताने वाला हूँ, इसमें डेल्टा एच फार्मेशन, डेल्टा एच कंबस्टन क्या होता है, इसके बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद बहुत अच्छी तरीके से उसको कर लेंगे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छे से देखते हुए, लिखते हुए, समझते जाइए, तभी आप लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको नोट करिए, मैं आगे बताता हूँ। आइए हम लोग पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको डेल्टा एच एफ या डेल्टा एच एफ नॉट ऐसे लिख सकते हैं। हीट ऑफ कंबस्टन डेल्टा एच सी या डेल्टा एच सी नॉट। चलिए देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबस्टन होता क्या है, इस पे आधारित क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए नीट में, जेई में, बोर्ड में, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखते जाइएगा, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। अगर इसमें जो मैं बताता जाऊंगा उसको आप लोग बस ध्यान से सुनते जाइएगा, तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी इसके क्वेश्चन लगाने में। ठीक, तो देखिए इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन कहता क्या है, समझिए ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहता क्या है। देखिए मैंने क्या लिखा है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ठीक, देखिए क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज व्हेन 1 mole of the substance is formed from its constituent element in their reference form। इसमें क्या कह रहा है, amount of heat exchange when 1 mole of the substance formed from its constituent element। इसका मतलब क्या है, constituent element को इसमें हम reference form में कह सकते हैं। रेफरेंस फॉर्म क्या होता है, जनरली वह एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। ठीक, इसमें क्या लिखा है देखिए, reference form is generally the more stable form but some substance it is the most occurring form। तो देखिए हीट फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो सब 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म होगा, किससे फॉर्म होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो होंगे उससे फॉर्म होगा, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो होंगे उसके रेफरेंस फॉर्म में होने चाहिए, मतलब मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब सम टाइम ये अकरिंग फॉर्म, जिस फॉर्म में ये पाया जाता है उसमें होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि रेफरेंस फॉर्म होता क्या। देखिए डेल्टा एच एफ रेफरेंस फॉर्म का क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन रेफरेंस फॉर्म का 0 होता है। ठीक, तो देखिए रेफरेंस फॉर्म मैंने कुछ लिखा है, देखिए ऑक्सीजन O2 जो है रेफरेंस फॉर्म इसका क्या है, गैस में होती है, Cl2 गैस में होता है, Br2 ब्रोमीन लिक्विड में होता है, I2 सॉलिड में होता है, H2 गैस में होता है,
कार्बन मतलब कि इसका रेफरेंस फॉर्म क्या होता है, मोस्ट अकरिंग फॉर्म क्या होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक, ये सल्फर एसेट रोम्बिक फॉर्म में होता है। P4 ये क्या होता है, P4 क्या कहते हैं, वाइट कहते हैं। ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, रेफरेंस फॉर्म में होते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो रेफरेंस फॉर्म क्या होता है, जो मतलब कि मोस्ट अकरिंग फॉर्म या मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। देखिए मैंने एक H2 लिया, एस रोम्बिक लिया। ठीक, ये यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, क्या बना, H2SO4 लिक्विड बना। तो देखिए H2 क्या है, गैस है, H2 गैस है, ये अपने रेफरेंस फॉर्म में है। S क्या है, रोम्बिक, ये अपने रेफरेंस फॉर्म में है। O2 क्या है, गैस है, ये भी अपने रेफरेंस फॉर्म में है। ये क्या मिलके बना, H2SO4। तो इसमें यही कह रहा है कि 1 मोल सब्सटेंस बनेगा, किससे बनेगा, अपने मोस्ट रेफरेंस फॉर्म में, अपने रेफरेंस फॉर्म मतलब मोस्ट स्टेबल फॉर्म में। मतलब ये सब जो है इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, ये रेफरेंस फॉर्म मिल के ये एक 1 मोल सब्सटेंस बना रहे हैं। तो ये क्या होगा, डेल्टा H फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये रिएक्शन कंप्लीट है और बैलेंस है, तो डेल्टा HR रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक, डेल्टा HR रिएक्शन भी कह सकते हैं। चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब सेकेंड क्या है, देखिए H2 क्या है, गैस है, 1/2 O2 क्या है, गैस है। ये दोनों क्या है, अपने रेफरेंस फॉर्म में है, ये रेफरेंस फॉर्म में है। ये क्या बनाते हैं, 1 मोल H2O बनाते हैं लिक्विड। तो ये क्या होगा, डेल्टा H फॉर्मेशन होगा। ये देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट है और बैलेंस है, इसी डेल्टा HR रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक, तो अब ये देखिए ये वाला क्या है, H2 है, गैस है, 1/2 O2 क्या है, गैस है, ये H2O गैस है। मतलब कि ये दोनों क्या है, अपने रेफरेंस फॉर्म में है। ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस H2O गैस बना रहे हैं। ये भी क्या होगा, डेल्टा H फॉर्मेशन होगा, डेल्टा HR रिएक्शन होगा, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट है और कंप्लीट है और मतलब कि बैलेंस भी है। देखिए ये क्या है, H प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस H2O लिक्विड, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आयंस में अपने रेफरेंस फॉर्म में नहीं है, तो ये डेल्टा H फॉर्मेशन नहीं होगा, ना डेल्टा HR रिएक्शन होगा। ठीक, देखिए सी ग्रेफाइट क्या है, सी किसमें होता है, ग्रेफाइट भी अपने रेफरेंस फॉर्म में है। ऑक्सीजन गैस में होता है, ये अपने रेफरेंस फॉर्म में है। ये CO, देखिए ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से एक 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ठीक, ये दोनों अपने रेफरेंस फॉर्म में है और 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ठीक, तो ये क्या होगा, डेल्टा H फॉर्मेशन होगा, डेल्टा H फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो डेल्टा HR रिएक्शन होगा कि नहीं, आप लोग बताइए इसका, डेल्टा HR रिएक्शन होगा कि नहीं, क्यों रिएक्शन होगा ना डेल्टा HR, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, कंप्लीट है। ठीक, कंप्लीट है और बैलेंस भी है, तो डेल्टा HR रिएक्शन होगा। ठीक, अब देखिए ये वाला, देखिए ये देखिए कार्बन किसमें है, ग्रेफाइट में है, ऑक्सीजन किसमें है, गैस में। ये दोनों अपने रेफरेंस फॉर्म में है। एक 1 मोल क्या बना रहा है, CO2 गैस बना रहा है। तो ये क्या होगा, डेल्टा H फॉर्मेशन होगा, क्योंकि क्या होता है कि 1 मोल सब्सटेंस बनता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने रेफरेंस फॉर्म में होते हैं। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की डिफिनीशन पे मतलब खरा उतर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा और ये रिएक्शन बैलेंस है, कंप्लीट भी है, तो डेल्टा HR होगा। ठीक, तो इसमें आप लोग ये याद रखिएगा कि जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इसके क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होते हैं, मोस्ट अकरिंग फॉर्म में होते हैं, या रेफरेंस फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो यही है हीट ऑफ फॉर्मेशन। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज। समझ गए ना, तो आप लोग इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन को समझ गए होंगे, ये रिएक्शन भी समझ गए होंगे, तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आइए हम आते हैं कि इसमें हीट ऑफ कंबस्टन में, कि हीट ऑफ कंबस्टन होता क्या है। ठीक, तो इसमें मैंने क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of the substance is combusted in excess of O2। तो क्या होता है कि जब 1 मोल सब्सटेंस क्या होता है, कंबस्टेड होता है, हम उसको जलाते हैं, किसमें, किसके प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ O2, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, उसके प्रेजेंस में हम लोग किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं, तो जो हीट रिलीज होती है, तो इसको क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंबस्टन कहते हैं। तो इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं
कि कोई भी रिएक्शन लिखा हो तो आप लोग ये कैसे पहचानेंगे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है कि हीट ऑफ कंबस्शन है। तो आप लोग ऐसे पहचानेंगे कि सब्सटेंस विल गो इनटू इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस सब्सटेंस का मतलब कि कंबस्शन हो रहा है वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाए। तो ये तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होता है वो इसको कंबस्शन कहते हैं, ठीक। तो आप लोग देखिए, ये देखिए H2, इसमें मोस्ट अकरिंग फॉर्म का कोई मतलब नहीं होता ना, कि जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्सेस ऑफ O2 के प्रेजेंस में हम जलाएंगे तो क्या होगा, वो मतलब कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा, उसको क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंबस्शन कहते हैं। बट 1 मोल होना चाहिए जिसको हम जला रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए H2 गैस 1/O2 गैस, ये H2O लिक्विड, देखिए ये 1 मोल है, ठीक। देखिए हम इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबस्शन कहेंगे, ठीक, हीट ऑफ कंबस्शन कहेंगे। देखिए ये अपने कांस्टेंट फॉर्म में मतलब रेफरेंस फॉर्म में है, ये 1 मोल बनना है तो इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये वाला देखिए N2 + 5O2, ये देखिए ये भी सब अपने रेफरेंस फॉर्म में है, ठीक। ये O2 के प्रेजेंस में कंबस्टेड हो रहा है। जो ये N2 है, ये जो N2 है मान लीजिए सब्सटेंस विल गो इन मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, इसको निकालो, 2x - 10 = 0, 2x = 10, x = 5 आ गया, तो ये +5 में चला गया। तो आप लोग देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब पढ़े होंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है। पहले तो आप लोग देखिए देखिए यहाँ पे 0 है N2 का, ठीक। जब ये अपने प्योर एलिमेंटल फॉर्म में लिखा हो कोई चीज़ तो उसका ऑक्सीजन स्टेट 0 होता है। अब देखिए N2O5 में N का हम ऑक्सीजन स्टेट निकालें तो क्या निकालेंगे, जिसका निकालना हो उसका x मान लें। तो यहाँ पे N क्या है, 2 है ना, तो 2x, ये देखिए +5, ये इसका ऑक्सीजन के -2 होता है = 0, तो x = क्या आएगा, +5। जो ये N अपना नाइट्रोजन जो है अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका है, तो जो भी सब्सटेंस विल गो इनटू इट्स मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट वो क्या होगा, हीट ऑफ कंबस्शन होगा, ठीक। ये देखिए रिएक्शन बैलेंस में हीट ऑफ फॉर्मेशन भी होगा, मतलब ये अपने कांस्टेंट फॉर्म में है, ये बैलेंस है कंप्लीट है, तो हीट ऑफ रिएक्शन भी होगा, ठीक। अब देखिए सी डायमंड को O2, ये CO2, तो हीट ऑफ कंबस्शन तो हो जाएगा लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, समझ गए। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन क्या होता है, ये ग्रेफाइट में रिफरेंस, इसका रिफरेंस फॉर्म क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, लेकिन यहाँ पे डायमंड है तो फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इसके CO2 जो है, इसके CO2 के जो कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन है वो अपने रिफरेंस फॉर्म में ना होकर डायमंड में है, ठीक। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा लेकिन हीट ऑफ कंबस्शन होगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में पहुंच जा रही है, ठीक। तो ये क्या होगा, हीट ऑफ कंबस्शन होगा लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। देखिए ये क्या है, CO गैस है, 1/2O2 गैस है, CO2, तो इसका हीट ऑफ कंबस्शन तो हो जाएगा लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि CO गैस जो है ये इसका रेफरेंस फॉर्म नहीं है, ठीक। CO रेफरेंस फॉर्म नहीं है इसलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ गए ना कुछ, चलिए ठीक है, देखते हैं और क्या बचा है। अब ये देखिए एक और बचा हमारा, सी ग्रेफाइट है, कार्बन क्या है, ग्रेफाइट है, कार्बन अपने रेफरेंस फॉर्म में है, O2 गैस है, इसको जलाएंगे तो CO2 बनेगा। तो इसमें क्या लिखा है, हीट ऑफ कंबस्शन = हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि कार्बन जो है अपने मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +4 में जा रहा है, ठीक। CO2 का कार्बन के +4 ऑक्सीजन स्टेट होती है और ये फॉर्मेशन भी हो रहा है और इसका कंबस्शन भी हो रहा है, तो इसका हीट ऑफ कंबस्शन = हीट ऑफ फॉर्मेशन दोनों बराबर होंगे, ठीक। तो देखिए आप लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबस्शन, मैंने इसको अभी अच्छी तरीके से बताया है, इसको अच्छी तरीके से समझिए, बहुत कंसेप्चुअल है। अगर इसको आप लोग समझ गए तो इस तरह का एक ना एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक। तो आप लोग इसको नोट करिए, पढ़ाई करिए, इससे बेस में क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी आप लोग इसको नोट करिए, क्वेश्चन कराता हूँ। आइए हम लोग अब एक क्वेश्चन करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ कंबस्शन पे बेस्ड।
देखिए, मैंने जो हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबशन बताया है, आप लोग उसको अच्छे से समझ गए होंगे। मैं उसमें एक फार्मूला बताना भूल गया था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन का फार्मूला होता क्या है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट, ठीक। और कंबस्टन का रिएक्शन क्या होता है, हीट ऑफ कंबस्टन का फार्मूला क्या होता है, हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। तो उसमें आप लोग, मैंने लिखाया था ना कि हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबस्टन एक एक तरफ लिखाया था। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के नीचे ये वाला फार्मूला लिखेंगे और हीट ऑफ कंबस्टन के नीचे ये वाला फार्मूला लिखेंगे, ठीक, समझ गया ना। तो चलिए ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करिए। आप लोग तो समझ गए होंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं आप लोग, ना कमेंट करते हैं ना कुछ। अगर ना समझ में आए तो कुछ कमेंट करिए, फिर मैं जानूँ कि आप लोग को क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। तो आप लोग इसको तो लगा ही लेंगे, लगाऊं कि ना लगाऊं? चलिए ठीक है, लगा देता हूं, आप लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग यहाँ मेरे साथ हैं ही नहीं। तो इसको हम लगाते हैं, ठीक। आप लोग इसको एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर, नहीं तो मैं इसको लगाऊंगा ही, ठीक। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इतना दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन H2O इतना दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन CH4 इतना दिया है, मीथेन कहते हैं इसको। देन फाइंड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ CH4, फॉर्मेशन दे के कंबस्टन पूछ लिया है, ठीक। तो हम इसको लगाते हैं, तो ठीक है, हीट ऑफ कंबस्टन जो पूछा हो पहले उसका हम रिएक्शन लिखते हैं, ठीक। उसका रिएक्शन क्या लिखेंगे, कंबस्टन का रिएक्शन लिखिए CH4 का। CH4 को हम O2 के प्रेजेंस में जलाएंगे, तो क्या क्या बनेगा, CO2 बनेगा प्लस H2O। कंबस्टन में CO2 और H2O ही बनता है, ठीक। किसी कंबस्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वेपर निकलेगा H2O, ठीक। तो ठीक है, ये हो गया। अब इसको बैलेंस करिए, देखिए इधर कार्बन एक, इधर एक, इधर हाइड्रोजन 4, तो इधर हम 2 और लगा देते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। इधर ऑक्सीजन 4, इधर 2, तो ये लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो हीट ऑफ कंबस्टन पूछा है ना, तो हीट ऑफ कंबस्टन या हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मेशन दिया है ना, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये वाला फार्मूला आप लोग यूज करेंगे, ठीक। इसको चलिए देखते हैं, यूज करते हैं हम लोग इसको, हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का क्या क्या दिया है, प्रोडक्ट क्या है ये CO2 क्या दिया है -10 प्लस H2 क्या दिया है -20, तो ये 2 है ना, तो 2 इंटू -20, यहाँ प्रोडक्ट में H2 2 है, यहाँ पे H2 -20, तो 2 इंटू -20, ये हो गया प्रोडक्ट हो गया। एक माइनस होगा, ये इसको एक बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करो इसे, अब माइनस करिए। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट का निकालें, रिएक्टेंट क्या है, CH4 और O2, CH4 ही है ना, CH4 कितना दिया -30, तो क्या करिए -30, चलिए ठीक, -30 कर दिए। और O2 कहीं दिया, O2 नहीं दिया, O2 अपने रिफरेंस फॉर्म में है, O2 गैस में, O2 जब रिफरेंस फॉर्म में है तो इसका क्या होगा, डेल्टा H क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेल्टा H फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा रिफरेंस फॉर्म का, ठीक। तो इसको जोड़िए आप लोग, -10 -40 ये हो गया, चलिए -30 ये हो गया, ये क्या हो जाएगा -50, ये हो जाएगा -+30, कितना जाएगा -20 जूल, -20 जूल। तो हीट ऑफ कंबस्टन कितना आया, -20 जूल। तो आप लोग ऐसे फार्मूले में रखेंगे, ये तुरंत आ जाएगा, ठीक। तो आप लोग इसको नोट करिए, मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। आइए देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन हो गया, पहले क्या दिया था, फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन देके हीट ऑफ कंबस्टन पूछ लिया था। अब क्या पूछा है, हीट ऑफ कंबस्टन देके हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। तो आप लोग इसको समझिए कि हीट ऑफ फॉर्मेशन C2H6 कैसे लिखेंगे, ठीक। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन C2H6 कैसे लिखेंगे,
ग्रेफाइट प्लस H2 गैस C2H6 जो दिया है उसको पहले लिख लो। C2H6 आप देखिए बैलेंस कर लीजिए, ये C कितना है 2 तो 2 लगा दीजिए, इधर H कितना 6 इधर कितना 2 तो इधर 3 लगा दीजिए, देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक, अब क्या करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन का हमें रिएक्शन लिखिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका निकालना है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपको एकदम आसानी से ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, तो देखिए हम निकालते हैं हीट ऑफ कंबस्शन रिएक्टेंट 2 दिया ना, तो 2 सी ग्रेफाइट कितना दिया है -10 जूल। ठीक, सही है। अब क्या है प्लस H2 का कितना दिया है -20, तो कितना है 3 इंटू -20, इसको ब्रैकेट में माइनस, ये प्रोडक्ट में क्या है C2H6, C2H6 कंबस्शन कितना दिया -30, तो क्या लिखोगे -30। ठीक ठीक है, तो अब देखते हैं अब देखते हैं इसका क्या होगा, -20 -60 ब्रैकेट बंद, ये क्या हो जाएगा +30। ठीक, ये क्या हो जाएगा -80। ठीक, ये क्या हो जाएगा +30, कितना जाएगा -50 जूल, ये आ गया। ठीक, तो आप लोग इसको फार्मूले पे रखते जाइएगा, ये बहुत ही आसान है। आप लोग इसको और क्वेश्चन इस तरह के देख के लगाइएगा तो आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको अगर कंबस्शन का रिएक्शन लिखना आ गया, फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना आ गया, तो आप लोग बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, आप लोग